अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जितने भी मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हैं उन सब का ऑर्डर आपने मालूम करना है। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों के माइंड में ये आना चाहिए कि सर मैट्रिसेस किसे कहा जाता है, और दूसरा सवाल ये आना चाहिए कि सर फाइंड द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर से क्या मुराद है यहाँ पर। तो पहले मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं कि मैट्रिसेस किसे कहा जाता है। अगर मैट्रिसेस क्या होता है ये जानना है आपको, तो पहले पता होना चाहिए मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, बिकॉज मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म जो है वो मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये डेफिनेशन आपको मैट्रिक्स की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, एरे का मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब करोगे कि एरे का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ तरतीब के साथ हो, एक खास शक्ल इख्तियार कर रखी हो। जैसे मिसाल के तौर पे इधर देखें कि के पहले एक लाइन ऐसे जिसमें 6 और 1 लिखा हुआ है, फिर एक ऐसे है 6 और -9 सॉरी 4 और -9 लिखा हुआ है, इधर 24 और 8 लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आप गौर करो तो ये सारे नंबर एक खास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं, तो इसलिए इसको एरे कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स जो हैं एक खास तरतीब, जैसे स्पेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस तरह के यानी कि कंडीशन में, इस तरह के पैटर्न में आपको जो भी चीज़ नज़र आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, कि नंबर्स को एक खास तरतीब के साथ दिखाना। तो एरे ऑफ नंबर समझ में आ गया होगा। अब मैट्रिक्स समझना आसान है कि जब भी एरे ऑफ नंबर्स को, या आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए, जब भी नंबर्स को एक खास तरतीब के साथ लिखा जाए, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, और उसको बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है बंद कर दिया जाए उसके बॉर्डर से, तो जो बदले में जो प्रोडक्ट हमें नज़र आता है, जो चीज़ नज़र आती है पूरा ये हमें कहलाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो आप मुझे ये बोलेंगे कि सर कुछ नंबर्स किसी तरतीब के साथ लिखो, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, और उनको बॉर्डर्स के साथ, उसको आखिर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद कर दो, तो बदले में जो चीज़ नज़र आएगी उसे बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक इस तरह की यानी प्रोडक्ट हो, एक इस तरह के नंबर्स के साथ ब्रैकेट्स बंद किए हो, तो एक मैट्रिक्स होता है। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स किसी जगह पे हो तो उसे मैट्रिसेस पढ़ा जाता है। आगे चलेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा फर्दर कि इसे मैट्रिसेस कहा जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। तो सवाल की तरफ दोबारा चलते हैं। अगर सवाल ऊपर देखूं तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा। तो मैट्रिसेस यानी कि अब आपको क्वेश्चन के अंदर सारे नज़र आ रहे होंगे, सारे मैट्रिसेस मौजूद हैं। ठीक है, अब उनको ऑर्डर मालूम करना है। तो अब बात करते हैं हम ऑर्डर के ऊपर, कि किसी भी मैट्रिसेस के ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं। तो ये ऑर्डर की डेफिनेशन जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डेट अ मैट्रिक्स हैज़ इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। यानी वो ये बोल रहा है कि जितनी भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जितनी नंबर्स का मतलब तादाद, जितनी भी कॉलम्स की और रोज़ की तादाद होती है किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, उस तादाद को बोला जाता है ऑर्डर। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज़ की तादाद है या कॉलम्स की तादाद है, उन तादाद को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक और सवाल पैदा हो गया आपके माइंड में कि सर रोज़ किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो ये रोज़ की डेफिनेशन अब आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इन मैट्रिक्स के अंदर द एंट्रीज। अब एंट्रीज किसे कहा जाता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर होते हैं ना, इनको बोलते हैं एंट्रीज। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी एंट्रीज है, 3 3 6 3 9, यानी 9 नंबर्स हैं तो 9 एंट्रीज होगी। तो दोबारा से बता देता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को मैथ के अंदर इंट्रीज, या इस चैप्टर के अंदर इंट्रीज के वर्ड से बोला गया। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, इन मैट्रिक्स द इंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। वो ये बोल रहा है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल किसे बोलते हैं, कोई भी ऐसी लाइन होती है ना उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जो इस तरह की लाइनें हैं, जैसे कि बॉक्सेस बने भी हुए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं इनको कलर कर देता हूँ, इस तरह की लाइंस होती हैं, उनको बोलते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं, इसीलिए R1 R2 और R3 का इधर नाम दिया गया है। तो इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज भी हो सकती हैं, किसी के अंदर 3 रोज भी हो सकती हैं, किसी के अंदर 1 रोज भी हो सकती है। तो आपको बुक के पेज पे क्वेश्चन के सूरत में नज़र भी आ रहा होगा। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर इस तरह की लाइनें होती हैं उन्हें रोज बोला जाता है।
तो अब बात करते हैं कॉलम्स की, कि कॉलम्स किसे कहा जाता है। कि देखें, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर इस तरह से नंबर्स को देखा जाए तो उनको बोलते हैं कॉलम्स। जैसे अगर इस तरतीब से देखा जाए तो तीन लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉलम। कॉलम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन को वर्टिकल, यहाँ पे लिखा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। ये जो वर्टिकल वे होता है ना, यानी कि वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, तो इस तरह से किसी भी नंबर को गिनना उसको बोलते हैं वर्टिकल वे, या कॉलम्स भी कहा जाता है। ठीक है, वर्टिकल वे के हिसाब से गिनने को कॉलम्स कहा जा सकता है। तो इधर 3 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, इसीलिए यहाँ पे C1 C2 C3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स में गिनेंगे तो कॉलम्स कहलाएंगे, और इस तरह से गिनेंगे तो वो रोज कहलाएंगे। तो अब आई होप ये आपको रोज कॉलम्स का चक्कर जो है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। एक और बात आपको बता दूं कि जो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का नाम है ए, और हमने मालूम करना है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए जैसे कि आपको बताया था कि पहले कॉलम्स कितने हैं वो लिखो, फिर रोज कितनी है वो लिखो, और उसके बाद वो मेंशन करके बता दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये नंबर ऑफ रोज हमने मालूम करनी है कि ये कितनी है। तो इसमें देखिए एक रो ये है, एक रो ये है, तो 2 रोज हैं। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा 2। और इसके अलावा कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स गिने तो 1, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो 2 कॉलम है इसके अंदर। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2। तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे ये फार्मूला एक किस्म का बन जाता है कि नंबर ऑफ रोज के ऑर्डर अगर मालूम करना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा बाय। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, ये भी 2। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2, जो कि मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी फाइनली कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए कितना है, 2/2। तो इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन के सॉल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, जिसमें बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1 और 2। तो 2 रोज हैं इधर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2, और 2 ही कॉलम है इधर। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे भी लिख देंगे आप 2। और इसके बाद नंबर ऑफ रोज कितनी थी, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के 2, और ये डैश बाय डैश 2। और यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा, सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी इज कितना है, वो है 2/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने कि सी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज काउंट कर लो। तो एक ऐसे लाइन डल सकती है, इसलिए एक रो आ गई इसके अंदर, तो रोज के आगे मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, एक रो है। और इसके अलावा इसमें कॉलम्स कितने हैं, अगर कॉलम्स को देखें तो एक लाइन ऐसे बन सकती है, एक ऐसे। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2, और यहाँ पे इक्वल का साइन, नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और यहाँ पे बाय लिखने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। अच्छा, पीछे मैंने गलती, ये रोज की जगह काउज लिखा हुआ था, तो एक्चुअली टाइप करने में मिस्टेक हो गई। ये रो है, पीछे काउज मत समझ लीजिएगा। आई थिंक इतना तो आप लोगों को समझ ही जाओगे। तो नीचे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स का नाम क्या है, सी, तो यहाँ पे लिखा सी, और क्या ऑर्डर है 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। डी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज काउंट करो, एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो 3 रोज बनती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ रोज के सामने 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो सिर्फ एक कॉलम बनता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिर्फ 1। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज के आगे मैं डाल दूंगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा बाय, और नंबर ऑफ कॉलम्स के आगे डाल दूंगा 1। और इन दी एंड आंसर क्या बन जाएगा इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा, डी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम कर रहे थे, तो यहाँ पे आ गया डी, और यहाँ पे आ जाएगा 3/1, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो 5वें नंबर पे जो मैट्रिक्स है उसका नाम है ई, और इसके अंदर कितने रोज और कॉलम है, अगर देखें तो 1 2 3 रोज हैं इधर, और देखा जाए तो 1 और 2 कॉलम है। तो इस तरह में रोज और कॉलम पता चल गए। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 रोज, यहाँ पे 2 कॉलम्स, और इक्वल का साइन डाल के यहाँ पे तादाद दोबारा से लिख देता हूँ। 3 रोज थी, और यहाँ पे बाय डैश और 2 कॉलम्स थे, और यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम जो क्या था ई, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी।
तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि एफ मैट्रिक्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसके अंदर कितनी रोज और कॉलम है, तो इसके अंदर तो एक ही नंबर है। तो अगर ऐसे देखें तो एक ही रो होती है और ऐसे करें तो एक ही कॉलम बनता है। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज में लिख देंगे एक, नंबर ऑफ कॉलम में भी एक लिख देंगे, यहाँ पे भी एक लिख देंगे और बाय लिखने के बाद यहाँ पे भी एक लिख देंगे। तो मैट्रिक्स का नाम एफ था और यहाँ पे 1/1 का ऑर्डर इसे लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो जी मैट्रिक्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसके अंदर कितनी रोज और कॉलम है, इसके अंदर देखें रोज तो एक रोज ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 रोज है और कॉलम अगर देखें तो वो कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 कॉलम है इसके अंदर। तो 3 रोज और 3 कॉलम। तो यहाँ पे जल्दी से लिख दूंगा 3, इधर भी लिख दूंगा 3, इधर भी लिख दूंगा 3 और यहाँ पे लिख दूंगा बाय और इधर भी लिख दूंगा 3। इसका नाम था जी और इधर भी लिख दूंगा 3/3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के रोज और कॉलम आपने ऑर्डर मालूम कर लिया। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। तो मैट्रिक्स एच आप लोगों को नजर आ रहा है। इसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम हैं, देखें तो ये एक रो, ये एक रो, ये तो 2 रोज हैं इसके अंदर और कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3 कॉलम है। तो मैं लिख दूंगा 2 रोज यहाँ पर और 3 कॉलम और यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के मैं लिखूंगा 2/3। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम है एच और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोगों ने ये सीख लिया कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो कैसे मालूम करते हैं और उसे कैसे लिखते हैं। एंड में आखिरी बार बता रहा हूँ कि किसी भी ऑर्डर को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। के जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैट्रिसेस दिए गए हैं वो सब के सब कौन कौन से आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कोई से 2 मैट्रिक्स आपस में कब बराबर होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि कब 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस। मिसाल के तौर पर ए और बी जो है वो 2 मैट्रिसेस हैं। जैसे ये ए एक मैट्रिक्स है और ये बी दूसरा मैट्रिक्स है। तो ये देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। तो उस कब ए बी के बराबर होगा, इसकी 2 शर्तें हैं। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़। 2 कंडीशंस हैं, 2 शराइत हैं, अगर वो पूरी होती हैं दोनों मैट्रिक्स के अंदर तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के बराबर कंसीडर कर लिए जाएंगे। अब वो कौन कौन सी हैं। पहली शर्त ये है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। जो ऑर्डर ए का है, ए मैट्रिक्स का है, वही बी मैट्रिक्स का होना चाहिए। तो ऑर्डर अब देखें तो इसमें भी 2 रोज हैं और इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें भी 2 कॉलम हैं और इसमें भी 2 कॉलम हैं। तो ऑर्डर तो हमारा हो गया सेम। ठीक है, तो पहली शर्त जो है वो पूरी हो गई। दूसरी शर्त में क्या कहते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग किसे कहा जाता है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स में कोई किसी जगह पर ए, जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे 1 है तो दूसरा मैट्रिक्स जो इसके बराबर होगा उसमें भी इस जगह पर 1 होना चाहिए। इसी तरह जैसे यहाँ पर 2 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी ठीक इसी जगह 2 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, कि एक मैट्रिक्स में जो चीज़ जिस जगह है दूसरे मैट्रिक्स में भी वो उसी जगह होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये 3 और -4, इधर भी 3 और -4, तो इट्स मीन के दूसरी शर्त भी जो है हमारी पूरी हो गई, जो दोनों मैट्रिक्स की सेम एंट्रीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे। तो इसलिए हम कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के। तो इन 2 शर्तों को हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हर आपस में देखेंगे। आपस में देखने के बाद जो 2 आपस में बराबर होंगे उनको हम इक्वल करार दे देंगे, जो बराबर नहीं होंगे उनको नॉट इक्वल करार दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करूँगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया पूरा। आप देखते हैं इसमें कौन कौन सा किसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ए हमारे पास है। ए में क्या है, 3। तो देखिए किस में 3 आता है, तो देखिए आप सी के अंदर जो है वो 3 आता है। कैसे, यहाँ पे लिखा है सी इज इक्वल टू 5 - 2। तो 5 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। तो इट्स मीन ए किसके बराबर हुआ, ए बराबर हुआ सी के। प्रूफ कर दिया मैंने। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बराबर है सी के। और इसमें कौन सा बराबर है, और देखें तो ये बी जो है ये बराबर है आई के। आई के कैसे बराबर है, आई को देखें तो इसमें अगर इसको सॉल्व करो तो 3 और 2 कितना है, 5। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखें ये और ये जो है आपस में बराबर है। तो इट्स मीन के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी बराबर है आई के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी इज इक्वल टू
आए। इसी तरह आगे चलूँ तो सी तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, फर्दर आगे डी चलें तो अब डी किसके बराबर है, डी जो है पूरे में किसी के बराबर भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो किसी के बराबर नहीं है, सिर्फ दो इधर है तो दो इधर है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों में आपस में फ़र्क है। तो डी को वैसे ही छोड़ देते हैं। ई किसके बराबर है, अगर ई को देखें तो ई बराबर है एच के और जे के। कैसे, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 0 2 है, इधर भी 0 2 है, और इधर देखें 2 और 2 कितना होता है 4। इसी तरह 2 में से 2 गया 0, और इधर आ जाएगा 2, और 4 और 2 कितना हो गया 6। तो बेसिकली आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E इज़ इक्वल टू जे एंड एच, यानी ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में एक दूसरे के बराबर है। आगे चलें तो अब इस जी को देखें, ये जी किसके बराबर है। अगर जी को देखें तो ये बराबर जाता है इधर से निकल के ये एफ के पास, बिकॉज 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, और 3 और 3 कितना होता है 6। तो फाइनली मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि जी मैट्रिक्स जो है वो एफ के बराबर है। तो इस तरह आपने सीख लिया कि मैट्रिक्स कब आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं और इनमें आपस में एक दूसरे के कौन से इक्वल हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, इसमें क्या करना है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। हमें ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है जो कि इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर ए बी सी डी की जगह उनके नंबर्स पुट करें तो आंसर जो है वो अब बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी अननोन वैल्यूज़ हैं इसके अंदर ए बी सी डी, तो वही हमने मालूम करनी है। अब मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मालूम करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया, एक्चुअली पहले मैं लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये सब क्यों आया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2b, और यहाँ पे आ जाएगा -7, और इधर आ जाएगा c -1 इज इक्वल टू 3, और उधर आ जाएगा 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, इसको दे देता हूँ इक्वेशन 2 का, इसको इक्वेशन 3 का, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन 4 का। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जो भी मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं उन सब की जो इंट्रीज़ होती हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होती है। अगर इंट्रीज़ बराबर नहीं है तो इट्स मीन कि वो इक्वल नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले ही पता चल गया कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के बराबर है, बस हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, जो कि हम मालूम कर लेंगे। तो लेकिन ये हमें पता है कि बराबर है, इसलिए हम ये किसके बराबर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग इसके। ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ये वाली। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी, ये वाली। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी, ये। तो बिकॉज हमने पिछले क्वेश्चन में अभी सीखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होती हैं इक्वल मैट्रिक्स के अंदर, तो इस लिहाज से हमने ये सारी इक्वेशनें जो हैं 4 बना ली। अब इन चारों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करके इनके अंदर से जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो हम मालूम कर लेंगे। तो सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, और जिसके लिए हम इक्वेशन की स्टेटमेंट भी पहले डाल देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर थर्ड इक्वेशन से ही क्यों शुरू करेंगे, बिकॉज अभी आपको मैं बताता हूँ सॉल्व करने के बाद। ये मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लिख ली, c - 1 इज इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू मालूम करनी हो तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। कोई भी चीज़ इधर माइनस की होती है उधर जाके क्या हो जाती है प्लस की। ठीक है, इक्वल के। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, और c इक्वल आ गया हमारे पास, सॉरी 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा c 3 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू 4। तो इस तरह मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब आपका सवाल कि सर सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को क्यों सॉल्व किया, बिकॉज देखिए आप इनमें से अगर इसको सॉल्व करें कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, इसको सॉल्व करें इससे भी कोई नहीं निकलेगी, इसको करेंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। अब c की वैल्यू निकलने से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी और के अंदर। ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से चेन बनाने के लिए हमने क्रैक किया सवाल, और सबसे पहले c को टारगेट करा या c को ढूंढा और c की वैल्यू मालूम कर ली। अब मैं c की वैल्यू किस में पुट करूं, अगर c की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि a + c, यहाँ पे लिख दूंगा अब मैं a + c, और इसके अंदर जो है
ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था ना, ऊपर से अगर मैं दिखाऊँ ये देख लें, आप ऊपर देख लें, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था, ये यहाँ पे ये लिख दी। अब इसके अंदर सी की वैल्यू पुट कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पुट ताकि पता चले। अब सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे लिखा 4 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4। तो इस तरह फाइनली हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो भी आ गई। अब हम ऊपर देखेंगे ए की वैल्यू किस में पुट करेंगे, हमारी एक और वैल्यू निकला है। तो अगर ए की वैल्यू मैं 2 के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 के अंदर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसके लिए दोबारा स्टेटमेंट लिखूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि अब 2 को सॉल्व करने लगे हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, तो यहाँ पे लिख लूँगा a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। दोबारा से चेक कर लेते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है, यही है। अब a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे लिख भी देता हूँ पुट, ठीक है, ताकि पता रहे। और इसके बाद प्लस 2b इज इक्वल टू -7, फर्दर आगे चलाऊँ तो 2b -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो -7 +4, और यहाँ पे आ जाएगा b 2b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का नंबर बड़ा है तो -3, और जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है डिवाइड, तो इधर -3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, और फर्दर इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो b बराबर आ जाएगा -1.5। तो इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू जो है वो भी आ गई है। अब हम यानी कि b की वैल्यू किसी में पुट कर सकते हैं, तो ऊपर देखिए आप b की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, लेकिन साथ में हमारी ये भी सोल्व हो गई, इससे भी वैल्यू निकाल ली, इससे भी वैल्यू निकाल ली, अब ये रह गया। तो इसके अंदर सिर्फ d है, तो d की वैल्यू इस अकेली इक्वेशन से खुद से निकल आएगी। तो इसी इक्वेशन को लिख देता हूँ और फिर d की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, और इसमें 4d - 6 है लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिख लूँगा 4d - 6 इज इक्वल टू है हमारे पास 2d, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2d, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 6 को उधर ले जाता हूँ, 4d इज इक्वल टू 2d, इधर -6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो इधर +6 आ गया, और इधर आ गया 4d, 2d इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा -2d, इधर आके माइनस का हो गया, इधर 6 रह गया, और 4d में से 2 गया, तो 2d इज इक्वल टू 6, और 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और फर्दर इसको करें 2 3 द 6, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो इस तरह हमें d की वैल्यू भी पता चल गई। तो फाइनली d भी हमारे पास आ गया, b भी आ गया, a भी आ गया, c भी आ गया। तो अब हम इसको आंसर के तौर पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 100, ठीक है, a बराबर किसके है, a बराबर है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। b किसके बराबर है, b बराबर है -1.5, -1.5। c किसके बराबर है, c बराबर है 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू 4, और d बराबर है 3 के, ऊपर नज़र आ रहा है तो ये 3 के। तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, पूरी एक्सप्रेशन जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ABCD की वैल्यू भी मालूम करना आपने सीख ली। आसान सी एक्सरसाइज थी, लेकिन मैंने ज़्यादा मेहनत से डिटेल के साथ इसलिए करवाई है बिकॉज अगर किसी भी एक्सरसाइज के अगर बेस नहीं आती, आपको बुनियादी असूल नहीं आते, तो मैथ में आगे चल के आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए मैथ के बेसिक्स पे ख़ास ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।